नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये मान लिया है कि कश्मीर में चूक हुई थी और यही बड़प्पन है। मान लेना चाहिए, गलती हुई है तो मान लेना चाहिए। आप सबको जिम्मेदार बताते जाएंगे, दुनिया भर का तमाशा होगा, लेकिन अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये नहीं मानेंगे कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में किसी तरह का ऐसा कोऑर्डिनेशन नहीं था, कुछ गड़बड़ ऐसी हुई जिसकी वजह से जहां 2000 से ज्यादा टूरिस्ट थे वहां एक भी बंदा था नहीं जो उनकी रक्षा कर सके। कल एक बच्चे का बयान आया, बहुत दर्दनाक बयान था, उसको सुनते समय किसी की भी आंख भर जाएगी, जिसमें उसने कहा कि सरकार तो गायब थी, एक भी आदमी वहां पर नहीं था जो हमारी रक्षा करता। खैर, सरकार ने कहा यह सर्वदलीय बैठक में, जिसमें राजनाथ सिंह भी थे, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दरअसल वो सर्वदलीय बैठक हुई थी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी तो बिहार में थे, मंच पर बैठकर नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे, हंसता मुस्कुराता हुआ वीडियो आया और उसके बाद अंग्रेजी में कश्मीर पर उन्होंने कुछ भाषण दिया जो वहां खड़े 90% लोगों के समझ में नहीं आया होगा। जो दूर बैठे वीडियो पर सुनने वाले हमारे जैसे लोग हैं, उनको भी स्टिल कर करके सुनना पड़ा, रोक रोक के सुनना पड़ा, क्योंकि हमारे मोदी जी जैसी अंग्रेजी दुनिया में कोई नहीं बोलता और मोदी जी की अंग्रेजी समझना कोई आसान काम नहीं है। मेरे एकदम समझ में नहीं आया कि बिहार में रैलीज में अचानक से अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत है। कौन था उस मंच पे जो अंग्रेजी समझ रहा था और हिंदी नहीं समझ पा रहा था। दिखाया यह गया कि यह इंटरनेशनल समुदाय को सुनाने के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो उनकी हिंदी आराम से समझ लेंगे। पाकिस्तान में तो वही हिंदुस्तानी उर्दू बोली जाती है जो हमारे यहां बोली जाती है, तो वो तो आराम से समझ लेते। दुनिया वालों को दिखाने के लिए कहा गया कि हमारे मोदी जी ने अंग्रेजी में बोला। अब मजेदार बात यह है कि अगर दुनिया को दिखाना ही था तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक शानदार अंग्रेजी में वक्तव्य दे देते, सारी दुनिया देख लेती। लेकिन खैर, मोदी जी हैं, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। मजेदार बात यह है कि एक तरफ राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में सरकार मानती है अपनी गलती, कहती है हमसे चूक हुई, और दूसरी तरफ उन्हीं राजनाथ सिंह के जो साहबजादे हैं, जो बेटे हैं उनके, पंकज सिंह जी, वो बाकायदा वीडियो पर कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की थी, कांग्रेस की जो पुरानी सरकारें थी। इन लोगों के ऐसे लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही है और उनके गलत नीतियों के कारण ही यह ऐसी स्थिति बनी थी जिसको कि नरेंद्र मोदी जी अब सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो वही मैंने लिखा कि भाई सरकार तो मान गई, लेकिन भक्त नहीं मानेंगे, भक्त लगाते रहेंगे सारा तमाशा, कश्मीरियों से लेके शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मोदी से सवाल नहीं पूछेंगे कि आखिर आपसे ये चूक कैसे हुई। आपने तो, आपके गृहमंत्री महोदय अमित शाह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि अब कश्मीर पूरी तरह से सेफ है, आतंकवाद खत्म हो गया, और उसी पर भरोसा करके लोग गए थे वहां पर पर्यटन करने के लिए, टूरिज्म करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, और आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हुए। तो आप कैसे नहीं जिम्मेदार हैं। ये जो दोहरा खेल है ये बहुत मजेदार है। एक तरफ आप वहां पर कहिए चूक हो गई, और दूसरी तरफ पंकज सिंह, जो मामूली नेता नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे हैं, विधायक हैं, वो कहते हैं कि दोष तो कांग्रेस का है, वो चूक मानने को तैयार नहीं है। और पूरे सोशल मीडिया पे इनके जो ट्रॉल्स हैं वो इसी भाषा में बात कर रहे हैं। यहां तक कि जो मुस्लिम घोड़ा वाला वहां पे मारा गया था, आदिल शाह जो वहां पर मारा गया था, उसको लेकर भी घटिया बातें की गई। आप सोच सकते हैं कितने गिरे हुए लोग हैं। और अब मैं आपको दो ऐसी घटनाओं के बारे में बताता हूं जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि देश के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा तमाशा चल रहा है। हमें तो वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको याद है सितंबर 2021 में मुंद्रा बंदरगाह पर 2988 किलो ड्रग्स, हेरोइन पकड़ी गई थी। आपको यह भी पता है कि मुंद्रा का वो पोर्ट अदानी जी को दिया जा चुका है। एनआईए ने कल एक धमाका किया था, परसों बेसिकली एक धमाका किया था, जब अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि मालेगांव बम विस्फोट उसने ही करवाया था, वो उसकी मास्टरमाइंड थी। और अब एनआईए ने वो कहा है जिनको सुन के, जैसा मैंने आपसे कहा, कि रूह कांप जाएगी।
उसका कहना है कि मुंद्रा बंदरगाह पर जो 2,988 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी, उसको बेचकर उससे मिले पैसों का इस्तेमाल एक आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए किया गया था। अब जरा सा शांति से सोच के देखिए, मुंद्रा बंदरगाह हमारे देश का बंदरगाह है जिसको चलाने की जिम्मेदारी अडानी के पास है। अडानी को वो बंदरगाह आप कह सकते हैं दे दिया गया है। उस बंदरगाह पर थोड़ी बहुत नहीं, तकरीबन 3,000 किलो 2,988 किलो हेरोइन पकड़ी गई। जांच करने वाली एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। ये कोई वामपंथी, कोई कांग्रेसी, कोई अमेरिकी, कोई यहां कोई वहां, इन सब की एजेंसी नहीं है। ये गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में काम करने वाली एजेंसी है एनआई, और कहती है कि इस ड्रग से जो पैसे मिले थे वो लश्कर ए तैयबा की आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए, यानी कि टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे। अब कश्मीर में जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? उसकी जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, टीआरएफ ने। टीआरएफ क्या है? टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है। यानी जिस लश्कर ए तैयबा का हिस्सा है टीआरएफ, जिसने कश्मीर के अंदर हमारे 26 मासूम लोगों को मारा, उस लश्कर ए तैयबा को पैसा मिला था मुंद्रा पोर्ट पे जो ड्रग्स आई थी उससे। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक खेल है ये। उसके बाद भी ड्रग आने की तमाम सारी खबरें आई। कई बार यह खबर आई कि मुंद्रा पोर्ट पर इतनी ड्रग पकड़ी गई, उतनी ड्रग पकड़ी गई, लेकिन उस ड्रग का हुआ क्या? वो ड्रग चली कहां से थी और वो ड्रग जानी कहां थी? वो ड्रग किसकी प्रॉपर्टी थी? उसको बेच के किसको पैसा मिला? किसने वो ड्रग भेजा था? इसके बारे में कहीं कोई पता नहीं चला। आती है खबर कि मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग्स आई और उसके बाद पूरी तरह से दब जाती है। यह पहली बार डिटेलिंग हुई है, थोड़ा डिटेल में आया है, और वो भी जब एनआईए ने कोर्ट को बताया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो कोर्ट में पेश हुई है, कि टीआरएफ का एक मारा गया सदस्य है लतीफ राथर। उसने एक गवाह को यह बयान दिया था, एक गवाह से यह कहा था, जिस गवाह की पहचान जाहिर तौर पर छुपाई गई है, कि दिसंबर 2021 में मोहम्मद इकबाल अवान और अफगानिस्तान पाकिस्तान के ड्रग्स बेचने वालों ने उसके साथ कश्मीर मुद्दे और 370 पर बात की थी। लतीफ ने हरियाणा के ही एक आदमी को दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर 10 से 15 लाख रुपया लाने के लिए कहा था। इस आदमी का नाम मलिक कहा जा रहा है। एनआईए ने कोर्ट को आगे बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल लश्कर ए तैयबा में नए लोगों को भर्ती करने और हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए किया गया। ये सब बातें ऐश्वर्या भाटी जी, जो सीनियर एडवोकेट हैं कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये जानकारी दी है। वो एनआईए के तरफ से वकील हैं। वो इसमें एक और नाम लेती हैं, हरप्रीत सिंह तलवार, जिसको गिरफ्तार किया गया था और जिसकी जमानत मांगी जा रही थी, जिसने जमानत के लिए अर्जी दी थी। उसकी जमानत याचिका के विरोध में इन्होंने ये सारी बातें की हैं। इसके साथ मैं आपको एक खबर और सुना दूं तो शायद आपका दिमाग और थोड़ा सा खुले और आप सोच पाएं कि इस देश के अंदर क्या क्या खेल चल रहा है। राजस्थान के बॉर्डर पर, पाकिस्तान से लगा हुआ जो राजस्थान का बॉर्डर है, इस पर पहले भी मैं रिपोर्ट कर चुका हूं, कई जगह और रिपोर्ट आ चुकी है। वहां पर एक जमीन का टुकड़ा जो नो मैन्स लैंड था, जिस जमीन को सिक्योरिटी के अलावा किसी और पर्पज के लिए यूज नहीं किया जा सकता था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो जमीन सेना की थी और सेना कल तक ये मानती थी कि इस जमीन पर अगर कुछ भी बनता है तो वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, उस जमीन का यूजर जो है बदल दिया गया। उसका जो यूजर डिफिनीशन थी वो बदल दी गई और वो जमीन उठाकर दे दी गई अदानी को अपनी एनर्जी योजना के लिए। जो खबर आप देख रहे हैं वो हिंदुस्तानी अखबारों के साथ साथ द गार्जियन में छपी हुई खबर भी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी जमीन जो हमारी सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी थी, ऐसी जमीन जिसके बारे में सेना का मानना था कि इस जमीन को किसी को भी इस्तेमाल के लिए देना खतरनाक है और देश की सुरक्षा के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि यह जमीन हमेशा हमेशा आर्मी के पास रहे। वो जमीन उसको
उसका यूजर बदल के अडानी को दे दी जाती है एनर्जी का वहां पर अपना प्रोजेक्ट चलाने के लिए, प्रोजेक्ट लगाने के लिए। इस देश की सरकार को हमारी सिक्योरिटी की कितनी चिंता है यह बताने की जरूरत नहीं। और अडानी का नाम कितनी जगह आता है इस पर जरा सा और गौर फरमाइए आप। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो रिपोर्ट आई थी और अडानी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया था। अडानी ने कहा था कि यह रिपोर्ट बिल्कुल बेकार है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अडानी किसी कोर्ट में जाने की हिम्मत आज तक नहीं कर पाए। हिंडनबर्ग ने इधर अपना काम बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सारा काम हो गया, अब हम थक गए हैं और जितना काम हमने किया है वो 100% सही है, कोई चाहे तो जांच कर ले, लेकिन अब हम ये काम करना बंद कर रहे हैं। उसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद अडानी के शेयरों की वैल्यू बहुत तेजी से गिरी थी और पूरी भारत सरकार अडानी को बचाने पर लग गई थी। यह खबर तो आप जानते हैं। आज एक नई खबर आई है इसी को लेकर, जिस पर डिटेल में बात आगे हम करेंगे, लेकिन अभी बताना क्या जरूरी है वो सुनिए। बताना यह जरूरी है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद खबर यह आ रही है कि इजराइल और मोसाद ने, यानी इजराइल की जो स्पाई एजेंसी है मोसाद, उसने राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और कुछ और लोगों के अकाउंट हैक करने की कोशिश की या अकाउंट हैक किया ताकि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर अडानी के खिलाफ जो बातचीत होने वाली है उसको वो पहले से ही जान सके, उसको कंट्रोल कर सके। अब यहां पर आप नोट कर लीजिए कि इसके ठीक पहले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के ठीक पहले इजराइल के साथ एक समझौता हुआ था अडानी का, हाइफा पोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ था अडानी का जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। यानी इसमें इजराइल और मोसाद इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारे देश के विपक्ष के नेता और सैम पित्रोदा जैसे लोगों का अकाउंट हैक करते हैं। आप सोचिए, वो कल को हमारे देश के प्रधानमंत्री का अकाउंट भी हैक कर सकते हैं और उनको इसकी इजाजत किसने दी ये भी सोचिए। और ये भी सोचिए कि अडानी को बचाने के लिए इजराइल भी अगर खड़ा हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है। सोचिएगा, जरा दिमाग लगाइएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अडानी का मामला है, हिंडनबर्ग में आता है और मोसाद जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है वो नेतन्याहू के कहने पर राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का अकाउंट हैक करती है। यह सोचिएगा कि देश की सुरक्षा के लिए कितना खतरनाक है। और एक और बात बता दूं कि नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर ही लगातार करप्शन के मामलों की जांच चल रही है। अगर नेतन्याहू हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने पर इतना डरा हुआ था कि मोसाद की एजेंसी उसने लगा दी, तो क्यों डरा हुआ था वो भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर मोसाद ने लगा दिया हैक करने को, भारत सरकार को पता नहीं चला, तो भारत सरकार की कितनी बड़ी विफलता है ये सोचिए। और अगर पता चला और उसके बाद मोसाद को काम करने दिया गया तो भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है इस पर भी सोचिएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार में आई ये रिपोर्ट कह रही है, ये डेवलपिंग न्यूज है। जैसे जैसे और डेवलप होगी हम इस पर बात बहुत डिटेल में करेंगे। और अडानी साहब के इस किस्से के बाद किस्सा निशिकांत दुबे जी का। निशिकांत दुबे जी के बारे में आप जानते हैं ना, ये वही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर देश के अंदर गृहयुद्ध भड़काने का आरोप लगाया। और जब कश्मीर में घटना हो गई तो कलमा लिख के कहते हैं कि मैं तो कलमा सीख रहा हूं कि कल को फंस जाऊं तो बच जाऊं। अरे भाई, आप खतना भी करवा दीजिए ताकि कल को फंस जाए तो पूरी तरह से बच जाए। इतनी ही हिम्मत है आपका, इतना ही तमाशा आप कर सकते हैं। लेकिन यहां मामला दूसरा है। एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट ये आई है कि 14 अप्रैल को जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती थी, पूरे देश में सारी पार्टियां बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रही थी, तो हमारे निशिकांत दुबे जी थे कश्मीर के गुलमर्ग में। और गुलमर्ग में रुके हुए थे खैबर रिजॉर्ट में। जाके उसकी वेबसाइट चेक कीजिए, एक एक कमरे का जो दाम होता है वो 80-90 हजार के आसपास सीजन में होता है। सस्ता से सस्ता मिलता है तो 40 से 50 हजार या इसके आसपास मिलता है। और अकेले नहीं रुके थे, एक बड़ी पार्टी की थी जिसमें सैकड़ों लोग आए थे देश भर से, और दूसरी पार्टियों के लोग भी आए थे 14 अप्रैल को गुलमर्ग के अंदर खैबर में। पूरा का पूरा खैबर रिजॉर्ट कहा जा रहा है बुक कराया गया था और उनकी शादी की सालगिरह की पार्टी चली थी।
यानी करोड़ों में खर्च हुआ था। अब ये किसने खर्च किया था वो तो वो जाने और सरकार जाने। मेरा सवाल दूसरा है, ये पार्टी जब चल रही थी तो सिक्योरिटी जबरदस्त थी, पूरी तरह से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थी कि कहीं भी किसी तरह की कोई वारदात ना हो सके। अब आप सोचिएगा, वहां 2000 लोग, आम लोग जिनके टैक्स के पैसे से ये मंत्री संतरी एमएलए सारे ऐश करते हैं, 2000 लोग वहां पर थे और वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। और निशिकांत दुबे वहां जाते हैं, पार्टी करते हैं और पूरी तरह से सिक्योरिटी होती है। और एक बात और, ये पार्टी का एक भी फोटो बाहर नहीं आता है। निशिकांत दुबे जो छोटी से छोटी चीज सेल्फी लेके फोटो लेके पोस्ट करते हैं, इस पार्टी की कोई खबर बाहर नहीं आती है। इसमें किसी तरह का कोई सबूत आप इसको सोशल मीडिया पर नहीं देख सकते हैं, इसीलिए अखबार के रिपोर्ट से पता चल रहा है। सोचने वाली बात है कि यह पार्टी क्यों छुपाई गई जबकि अलग पार्टियों के नेता भी आए थे। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या उसमें शराब सर्व की गई, क्या शराब लोकल थी या बाहर से लाई गई, क्योंकि बाहर से लाई हुई शराब वहां पर कंज्यूम करना वहां के कानून के खिलाफ है। सवाल यह भी है कि इतनी सारी सिक्योरिटी जो वहां पर लगी थी, क्या इस सिक्योरिटी को जनता के लिए नहीं लगना चाहिए था? अगर एक नेता के कार्यक्रम पर इतनी सिक्योरिटी लगती है और वो भी मामूली एमपी हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर नहीं है, तो पहलगाम के अंदर जहां 2000 लोग थे, बैसरण घाटी में जहां 2000 लोग थे, वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? यह सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाएगा निशिकांत दुबे से कि वैसे तो कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ 24 घंटे नफरत मनाते, वैसे तो कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ 24 घंटे नफरत फैलाते हो, लेकिन शादी की सालगिरह मनाने के लिए गुलमर्ग चुनते हो, कश्मीर चुनते हो, मुसलमान का होटल चुनते हो। यह क्या तमाशा है? फिलहाल एक अच्छी बात यह है कि कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें विपक्ष के सभी नेताओं ने एक स्वर से सरकार के साथ होने की बात की। यह बिल्कुल सही बात है। जहां सिक्योरिटी का मामला है, जहां तीसरे किसी देश का मामला है, सारे विपक्ष को, सारे देश को सवाल पूछने के बावजूद अपनी सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि आपको महाभारत की वो कथा याद होगी, जब 5 पांडव और 100 कौरव वाला मामला आता है और कोई हमला कर रहा होता है कौरवों के ऊपर, और युधिष्ठिर से दूसरे पांडव कहते हैं कि देखो कौरवों के ऊपर हमला हो रहा है, तो युधिष्ठिर कहते हैं हम सबको मिलकर मुकाबला करना होगा, क्योंकि आपस में हम कितना भी लड़ लें, बाहर वाली ताकत के लिए हम एक हैं, हम 5 नहीं 105 हैं। और उसके बाद पांडव जाकर कौरवों को बचाते हैं। ये कथा आप सब जानते हैं। तो जहां विदेश का मामला आता है, वहां पर जहां तीसरी ताकत का मामला आता है, वहां पर पूरे विपक्ष को खड़ा होना चाहिए सत्ता के साथ। और अगर पूरा विपक्ष राहुल गांधी से लेकर बाकी सारे लोग खड़े हुए हैं सत्ता पक्ष के साथ, तो यह अपने आप में एक अच्छी खबर है, जिसका कम से कम मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं। थोड़ी सी बात करनी जरूरी है। याद होगा कल आपको, जिन्होंने कल मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था कि ये जो 5 कदम उठाए गए हैं, जिनको बहुत सख्त कदम कहा जा रहा है, जिसमें सिंधु परियोजना से बाहर होना, सिंधु जो हमारी ट्रीटी है उससे बाहर होना वगैरह वगैरह था। मैंने कल कहा था कि ये सारे के सारे दिखावे की चीजें हैं और ये सारी की सारी केवल हेडलाइन मैनेजमेंट होंगी। और मैंने ये भी कहा था कि अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको IWT कहते हैं, वो तोड़ते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था, यानी इनडायरेक्टली अमेरिका गारंटर बन जाता है, तो पाकिस्तान कल को तोड़ देगा शिमला संधि। और शिमला संधि टूटने का मतलब यह होगा कि कश्मीर मामले को फिर एक बार इंटरनेशनल मंच पे ले जाने की उसको छूट हो जाएगी और तमाम सारा तमाशा आपको झेलना पड़ेगा। और देखिए, 2 बजे मेरा वीडियो आया था, रिकॉर्ड तो मैंने सुबह सुबह किया था, 2 बजे मेरा वीडियो आया था और शाम होते होते यह खबर आ गई कि पाकिस्तान ने भी शिमला संधि को स्थगित कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है, सिंधु जल संधि जो है, उसको स्थगित किया गया है, इन एबेंस रखा गया है, रद्द नहीं किया गया है। वही काम शिमला ट्रीटी के साथ पाकिस्तान ने किया और इसके आगे बढ़ के काम किया। मैंने कहा था कि अगर भारत सरकार को वाकई पाकिस्तान को चेताना है, कदम उठाना है, तो बेहतर यह होता कि ट्रेड रोक दिया जाता, सब्सिडीज रोक दी जाती। भारत सरकार ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने सारा ट्रेड बंद कर दिया हिंदुस्तान के साथ। बाकी जो हमने किया था, उनके नागरिकों को यहां से निकलने के लिए कहा था, मैंने कहा था वो भी आपके नागरिकों को निकाल देंगे, वही हुआ। एक बड़ी बात जो हुई है, उसने अपना एयर स्पेस यूज करने से मना कर दिया है।
आपको अगर याद हो तो जब बांग्लादेश युद्ध हुआ था उसके पहले इंदिरा गांधी ने अपना स्पेस बंद कर दिया था, एयर स्पेस। पाकिस्तान की जहाजों को कहा था कि आप हमारे ऊपर से लड़ नहीं सकते। उसके बाद वो जहाजें श्रीलंका होके जा रही थी, श्रीलंका से भी रोक लगवा दी थी इंदिरा गांधी ने, ताकि बांग्लादेश में सही समय पर उनका जो सामान है, उनके जो हथियार हैं, उनके सैनिक ना पहुंच सकें, और इसका हमको बहुत फायदा मिला था। इस बार उल्टा हुआ है। हमने तो अपना एयर स्पेस अभी बंद नहीं किया है, कोई ऐसी खबर नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब आप सोचिए इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान होगा यह कि आप अगर यूरोप जाना चाहते हैं, आप अगर अमेरिका जाना चाहते हैं, आप अगर मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं, दुबई में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, तो अब आपकी जर्नी जो है वो कम से कम 3 से 4 घंटे बढ़ जाएगी। जब जर्नी बढ़ जाएगी तो किराया भी बढ़ जाएगा। जो एयरलाइंस कश्मीर हादसे के बाद लोगों का किराया सरकार के चिरौरी करने के बाद भी बंद नहीं कर पाते, सरकार अब चिरौरी करती है। एक जमाना था जब सरकार आदेश देती थी तो रिक्वेस्ट चिरौरी करने के बाद भी जो कश्मीर से आने वालों का, कश्मीर हादसे में फंसे हुए लोगों का किराया कम नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल फ्लाइट पे तो किराया क्या ही कम करेंगे। तो जाहिर सी बात यह है कि जो हमारी एयरलाइंसेज हैं वो किराया बढ़ा देंगी, समय भी बढ़ जाएगा, और माल वाहक जो हमारा सामान आता है बाहर से, उसके लिए भी किराया बढ़ जाएगा। तो एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, एक तरफ यहां से जो बाहर जाने वाले हैं उनका किराया बढ़ेगा, और दूसरी तरफ बाहर से जो हमारे यहां पर्यटक आते हैं उनका किराया बढ़ेगा। हर तरह से हमारा ही नुकसान है। मैंने कल कहा था कि इस तरह के नी जर्क रिएक्शन से कुछ नहीं होने वाला है, और आज भी मैं कह रहा हूं कि इस तरह के नी जर्क रिएक्शन से कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको युद्ध भी करना है तो पूरी तैयारी के साथ युद्ध कीजिए। अगर आपको कूटनीतिक कोई कदम उठाना है तो कूटनीतिक कदम उठाइए। पूरा देश, पूरा कश्मीर, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। लेकिन इस तरह के नी जर्क रिएक्शन से हर 6 महीने पर इंडस वाटर ट्रीटी की बात हो जाती है। पुलवामा हुआ तब इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई, उसके बाद भी इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई, उसके पहले भी इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई। हर 6 महीने पर इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने के, सिंधु जल संधि को रोकने की बात होती है, हो कुछ नहीं पाता। उसके कई कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि पानी का जो बहाव है, अगर आप रोक देंगे तो आप उस पानी को ले कहां जाएंगे? ना तो उतनी ऊंचाई पर आप बड़े बांध बना सकते हैं, ना उस पानी को हिंदुस्तान में यूटिलाइज करने का कोई तरीका आपने पिछले 10-11 साल में डेवलप किया। तो पानी अगर आप रोक देंगे तो आपके इलाकों में बाढ़ आ जाएगी, आपके इलाकों में विस्थापन और बाकी सबकी समस्या आ जाएगी। और ट्रीटी है इंटरनेशनल जिसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्ट गारंटी है अमेरिका की। इंटरनेशनली वो तुरंत इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा कि इन्होंने एक ऐसी संधि तोड़ी है जो इंटरनेशनल संधि है, और उसके बाद कोर्ट में देते रहिए जवाब और फंसा रहे मामला। पानी आप रोक भी नहीं पाएंगे और मामला भी कोर्ट में फंसेगा। ऐसी बात करने से फायदा क्या है? यह सच है कि अगर वो पानी रुक जाए तो पाकिस्तान में त्राहिमाम बच जाएगा, उसके पास पानी नहीं रहेगा। लेकिन वो पानी रुकेगा कैसे? इसकी टेक्निक तो कम से कम डेवलप कर ली होती, रास्ते तो बना लिए होते, उसके बाद पानी रोकते तो कम से कम पाकिस्तान परेशान होता। अभी तो स्थिति यह है कि उसके यहां पानी जा रहा है, कोई पानी रुका नहीं है। कल चंबल का एक डैम था, मध्य प्रदेश का एक डैम था, उस डैम की फोटो लगाकर पूरा आईटी सेल चला रहा था कि ये वहां से तस्वीर आई है, सिंधु का पानी रोक दिया गया है। अरे मूर्खों, अगर ये हुआ होता तो सबसे पहले हमारे किसी सरकारी महकमे, हमारे किसी मंत्रालय ने बाकायदा वो वीडियो जारी किया होता कि हां हमने पानी रोक दिया है। लेकिन नहीं, फर्जी वीडियो चला के पूरे देश में माहौल बनाना है कि पानी रोक दिया है। मैं एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूं कि पानी रोक दिया तो वो पानी जाएगा कहां? उस पानी को डाइवर्ट करने की कोई टेक्निक आपने डेवलप की है? लेकिन नहीं, बकवास करते रहिए। और दूसरा तमाशा, जैसा कि पाकिस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक तमाशा शुरू हो, वहां से लौटा हर आदमी कह रहा है कि मारने वाले अगर मुसलमान थे तो बचाने वाले भी मुसलमान थे। कोई पीठ पे लेके भागा, किसी ने अपने घर में शरण दी, किसी ने खाना खिलाया, टैक्सी वालों ने, पिट्ठू वालों ने, घोड़े वालों ने, सबने किराया माफ कर दिया, सबने, होटल वालों ने पैसा नहीं लिया, सब कुछ है। तमाम 50 बयानात हैं जो पूरी तरह से इंटरनेट पर घूम रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाने की, और खासतौर पर कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। कल कई जगह से खबर आई कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को परेशान किया गया। यह मूर्खता कम से कम रुकनी चाहिए। इस पर डिटेल से अलग से बात करूंगा। अभी मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी पंडित रहते हैं उनका संगठन है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति। उन्होंने बाकायदा यह बयान जारी किया है कि कश्मीरी छात्रों के साथ देश भर में जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। अपने आसपास अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने की कोशिश कीजिए, उसका हिस्सा मत बनिए। याद रखिए, हम जितना बटेंगे पाकिस्तान को उतना फायदा होगा।
अगर आप एक रहेंगे तभी देश पाकिस्तान का मुकाबला कर पाएगा। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तब भी साथ रहिए, अगल बगल पड़ोसियों के साथ रहिए। जैसे कश्मीरियों ने एक एक आदमी को बचाने की कोशिश की, वैसे ही उनसे आप मोहब्बत सीखिए। नफरत सीखेंगे तो पाकिस्तान का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।